आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न आपकी होने वाली NMMS परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों की सहायता से आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने 71 से 85 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम करेंगे पहला क्वेश्चन 86 से। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। तो दोस्तों 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को हमें 4 बार खोलना है और बीच में क्या लगाना है, इनके गुणा। माइनस 4 को कितनी बार खोलना है, यहाँ पे 3 बार। तो दोस्तों यहाँ सब इन सब का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर बीच में माइनस। इनका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम घटाएंगे 81 में से 64। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 मिनट दोस्तों, अभी करके बताते हैं। यहाँ पर 81 में से हम क्या घटाएंगे, 64। तो दोस्तों यहाँ पे 11 में से 4 गए तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 में से 6 गए तो 1। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर है इसका 17। बिल्कुल ही आसान प्रश्न था ये, बस इसमें हमको घातों को खोलना था और घातों को खोलने के बाद उनका आपस में गुणा करना था और गुणा करने के बाद घटाना था और आंसर आ गया इसका 17। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में दिया गया है समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 48 वर्ग सेमी और इसका एक विकर्ण हमको दे रखा है 12 और दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आपको पहली बात तो ये है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे समचतुर्भुज में 2 विकर्ण बनेंगे दोस्तों, एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा। 2 विकर्ण बनेंगे और इसका सूत्र ये होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको एक विकर्ण तो दे रखा है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा देखो 1/2 गुणा 12 और यहाँ पे लिखेंगे हम D2 और बराबर लिखेंगे जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से कट जाएगा 12 6 बार और यहाँ पे D2 बराबर आ जाएगा 48/6 और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बिल्कुल ही आसान। दोस्तों ये प्रश्न तो हम कक्षा 8 में जो पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याओं के बारे में, उसी प्रश्नावली में हमको ये बताया गया है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। उसी प्रश्नावली में हमें एक गुणात्मक प्रतिलोम भी बताया गया है। क्या बताया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो किससे संबंधित है, योज्य प्रतिलोम से। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, ऑप्शन जो होते हैं ना उसमें गुणात्मक प्रतिलोम भी दिया होता है और योज्य प्रतिलोम भी दिया होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमें सही तरह से जानकारी होनी चाहिए कि जो योज्य प्रतिलोम होता है उसमें सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस ही होगा। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा -7/15। और अगर यही सवाल होता और हमसे पूछा जाता कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो उस स्थिति में हम इसका उल्टा कर देते हैं। यानी कि जैसे 7/15 है तो 15 तो ऊपर लिख देंगे और 7 कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम का आंसर होगा -7/15। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 जो यहाँ पे है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह प्रश्न जो है वो अनुपात समान अनुपात प्रश्नावली से संबंधित है क्लास 8th की।
तो समान अनुपात क्या होता है? समान अनुपात में तो क्या होता है, एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ ही घटते हैं। और जो विपरीत अनुपात होता है या फिर उसको प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, उसमें क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अनुपात दे रखा है, ये सीधा अनुपात है या उल्टा अनुपात है। यानी कि देखो आप, 15 श्रमिक, श्रमिक यानी कि मजदूर, किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, ये अनुपात कैसा है? ये सीधा नहीं है, क्योंकि अगर आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाओगे तो जो समय लग रहा है उसकी संख्या क्या होगी? कम। और अगर आप यहाँ पे श्रमिक कम करोगे तो यहाँ पर समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो अनुपात है ये सीधा नहीं है। सीधे अनुपात में तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसी अनुपात में बढ़ती है। और विपरीत अनुपात में ये होता है कि एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ उसी अनुपात में घटेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीधा सीधा समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ये अनुपात है वो कैसा अनुपात है? वो उल्टा अनुपात है। तो उल्टे अनुपात को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 15 गुणा 48 कर देंगे और बराबर ये किसकी होगा, यहाँ पर हम जो मजदूर है ना, मजदूर की संख्या को हम मान लेंगे x और गुणा कर देंगे 20 से। यानी कि ये आंसर और ये आंसर बराबर आना चाहिए। अब आप ऑप्शनों को देखो, ऑप्शन में कोई हल तो कर नहीं रखा उत्तर, यानी कि कैलकुलेशन तो कर नहीं रखी। इसमें सीधा सीधा उत्तर पूछा गया है कि x यानी कि मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर x जो है, x के साथ ये 20 गुणा में है, तो यहाँ से 20 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन तो नहीं लग रहा, ना ही ये, क्योंकि यहाँ पर तो 20 ऊपर आ रहा है, 20 ऊपर आ रहा है ना, जबकि 20 तो क्या है, नीचे आना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 15 गुणा 48 हो जाएगा जो कि ऊपर आ रहा है, और 20 कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो दे रखा है 2000 की पावर 0। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चाहे कितनी भी, अभी ये तो 2000 दे रखी है, अगर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या भी होती और उसकी पावर 0 लगा देते तो उसका आंसर होता है 1। यानी कि कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसकी पावर अगर हमने 0 लगा दी तो उसका आंसर आता है 1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, 1। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।